नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों तो सभी लोग रेडी हो जाइए और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के विषय में। और यहाँ से एक नई राजनीति आपके भारतीय इतिहास में दिखाई देगी समुद्रगुप्त के द्वारा, जिसे आप साम्राज्यवादी नीति कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है बच्चों, आप सभी लोग जो है जुड़ जाइए। चूँकि नया शेड्यूल है, थोड़ा सा टाइमिंग नई है और सभी लोग जो है कोशिश करिए जुड़ने की। अभी आपकी संख्या बहुत कम है बच्चों। सभी लोग क्लास से जुड़े बच्चों, जल्द से जल्द फटाफट जो है क्लास से जुड़िए। लिंक एंड शेयर करते रहिए आप लोग जो है। अंकित जी, संदीप जी, बाकी बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए आप लोग जो है। कल से क्लास की टाइमिंग 7 PM हो गई है आप लोगों की। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में आपके समुद्रगुप्त। तो गुप्त राजवंश का इतिहास चल रहा है बच्चों, और आज की क्लास में हम समुद्रगुप्त को पढ़ने जा रहे हैं। समुद्रगुप्त, ठीक है। देखिए, कहा जाता है समुद्रगुप्त का जो ड्यूरेशन है ये चंद्रगुप्त प्रथम के बाद माना गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विवाद है, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे कि क्या विवाद है समुद्रगुप्त के राज्यारोहण को लेकर या इसके राजनैतिक तिथियों को लेकर। लेकिन ओवरऑल जो माना गया है वो ये है कि समुद्रगुप्त 335 से 375 तक इसका ड्यूरेशन माना गया है। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक ये समुद्रगुप्त का कार्यकाल स्वीकार किया गया है, ठीक, जिसे आपको पढ़ना है। और एक जो सबसे बड़ी सूचना आपको देना है बच्चों, ठीक है, अपनी संख्या को और बढ़ाइए आप लोग जो है, ठीक है। सभी लोग जुड़ नहीं पाए क्लास से। देखिए, आपको एक सूचना हम ये दे दें कि हमारी जो प्लस पे क्लास स्टार्ट होने वाली थी बच्चों, प्लस पे जो क्लास हमारी स्टार्ट होनी है उसकी डेट अभी 10 से आगे बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है, ठीक है। अभी वो क्लास 15 जून से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी आधुनिक भारत की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगी, आधुनिक भारत, ठीक, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगी। और इसके साथ साथ एक क्लास आपकी आंसर राइटिंग की हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आंसर राइटिंग की एक क्लास स्टार्ट होगी। तो इस क्लास से जुड़ने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। पहले आप अनअकैडमी का आप ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन ओपन करेंगे। वहाँ पर आपको कोर्स का ड्यूरेशन दिया होगा 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ, इस तरह से ड्यूरेशन दिया होगा। उसमें से आप कोई भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सीखना थोड़ा सा आसान होगा बच्चों, ठीक, क्योंकि आप इस ड्यूरेशन में आप अपनी किसी भी बेसिक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और ये एक ऐसा मंच है, जब आप यहाँ पर जुड़ेंगे, जब यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे बच्चों, तो एक बहुत बड़ा मंच आपको मिलेगा जहाँ पर आप बहुत टॉप एजुकेटर से आप मिल सकते हैं, ठीक है। यानी जितने भी बड़े एजुकेटर्स हैं सब्जेक्ट वाइज या किसी भी मल्टीपर्पज़ सब्जेक्ट से भी आप कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, कोई भी अपनी किसी भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को आप यहाँ पर दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ने के लिए बच्चों आप जुड़िए। और यहाँ पर अगर आप एडमिशन या सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा जो रेफरल कोड है वो है SKY लाइव, SKY लाइव, ये हमारा सब्सक्रिप्शन, ये हमारा रेफरल कोड है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रेफरल कोड है बच्चों SKY लाइव, इसका उपयोग आप करिए, ठीक। तो सभी लोगों जो है हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही बच्चों। आपकी संख्या इतनी कम क्यों हो गई है पंकज जी?
अपनी संख्या को बढ़ाइए बच्चों। आप लोग जो है अभी बहुत कम बच्चे जुड़ पाए हैं क्लास से। मैंने सूचना लगभग सबको दे दिया था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्लास की टाइमिंग चेंज हुई है, तो लोगों को जोड़िए। कम से कम जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों को शेयर करिए, लिंक शेयर करिए बच्चों। चलिए हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं यहां से। समुद्रगुप्त। देखिए बच्चों, समुद्रगुप्त का जो ड्यूरेशन हमने अभी आपको बता ही दिया। समुद्रगुप्त जो है किसकी संतान है? कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी एवं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट की संतान है। ठीक है। और इन दोनों की संतान होने का जो प्रमाण है वो ये है क्योंकि समुद्रगुप्त के लिए एक शब्द आया है जिसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। समुद्रगुप्त के लिए एक शब्द आया है लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र आया है। ठीक है। तो लिच्छवी दौहित्र, दौहित्र माने होता है पुत्र। ठीक है। तो लिच्छवी कौन थी? कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। तो इस शब्द से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ही क्या है? कुमार देवी की संतान था। और इससे ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने राज दरबार में इसे स्वयं अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसे स्वयं अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इसका आधार ये है क्योंकि उस समय भी शासन का जो अधिकार था वो वंशानुगत था और बड़ा बेटा ही पिता का उत्तराधिकारी होता था। तो लिच्छवी दौहित्र अगर समुद्रगुप्त है तो कहीं न कहीं यह वास्तविक उत्तराधिकारी भी रहा होगा। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त से पहले एक शासक बना कांच, जिसे समुद्रगुप्त का भाई बताया जाता है। लेकिन कांच की ऐतिहासिकता बच्चों संदिग्ध है। ठीक है। कांच की ऐतिहासिकता क्या है? संदिग्ध है। कांच का हमें स्पष्ट उल्लेख दिखाई नहीं देता, लेकिन कहा जाता है कांच का अध्ययन मुद्राओं के आधार पर किया गया है। यह एकमात्र शासक है जिसका अध्ययन जो है गुप्तकालीन मुद्रा व्यवस्था के आधार पर किया गया है। यानी और कोई रिसोर्सेस या और कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा हम कांच को जान सकें। ठीक। यानी इतना आप क्लियर कर लीजिए कि कांच कौन है? कांच समुद्रगुप्त का क्या है? भाई है। ठीक। लेकिन अंततः यही स्वीकार किया गया कि वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त जो है वंशानुगत तौर पर जो है यह उत्तराधिकारी घोषित किया गया। ठीक है। तो चलिए समुद्रगुप्त को हम पढ़ते हैं। एक ऐसा सम्राट जो कहीं न कहीं साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाता है। ठीक। जिसे पृथव्या प्रतिरथ कहा गया है, यानी पूरी पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है। तो क्या ऐसी संकल्पना समुद्रगुप्त में दिखाई देती है? उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और अपने तत्कालीन इतिहास में या तत्कालीन समय में समुद्रगुप्त ने क्या इतिहास में सबसे बेहतर निर्णय लिया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं समुद्रगुप्त या अशोक की तुलना भी होती है, या गुप्त वंश और मौर्य वंश की तुलना भी होती है। इस चीज़ को भी देखा जाएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, अपनी संख्या आप लोग बढ़ाते रहिए। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, तो जिस शासक को आप पढ़ने चल रहे हैं यानी समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के विषय में हमारे पास जानकारी का रिसोर्स क्या है? समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है? समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है बच्चों? तो समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का स्रोत हमारे पास दो है। एक प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति है। और दूसरा आपका जो है एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख। देखिए बच्चों, यहां पर हम प्रयाग प्रशस्ति को डिटेल से पढ़ेंगे। और इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, आप राजनीतिक इतिहास पढ़ने जा रहे हैं
तो समुद्रगुप्त की समस्त उपलब्धियां जो हैं वो इसी प्रशस्ति से पता चलती है। यानी समुद्रगुप्त की राजनीतिक विजयों का जो वर्णन है, जो उल्लेख है, वो किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति में है। और यह प्रयाग प्रशस्ति बेहद महत्वपूर्ण अभिलेख भी है। इसको हम देखेंगे कि क्या क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं एरण अभिलेख पे। एरण जो है बच्चों, ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? एमपी माने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एरण क्या है? एक स्थान है। एरण एक स्थान है जो वहां की बीना नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? बीना नदी। बीना नदी के तट पर है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का या उसके राजनीतिक उत्कर्ष का उल्लेख किया गया, उसके स्वभाव का विवरण दिया गया है। और यहां पर एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त के बारे में यह कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो है देवताओं में कुबेर की तरह क्या है? धनी है। वरुण की तरह दानी है, इंद्र की तरह वीर है, और यम की तरह क्या है? दंड देने वाला है। यानी जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि कुषाण वंश के दौर में ही आप देखें तो राजा का देवताओं से तुलना होना शुरू हो गया था। और कुषाण वंश में कुषाण शासक कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि लिया था, जिसको चीन का नकल माना जाता है। ये माना जाता है कि उन्होंने चीन से नकल किया था इस परंपरा का, क्योंकि ये परंपरा मुख्यतः चीन में दिखाई देती है कि राजा में देवत्व की स्थापना, यानी राजा की देवताओं से तुलना। कहा जाता है कि कुषाण वंश में जिस परंपरा का प्रारंभ हुआ वह परंपरा गुप्त काल में भी दिखाई देती है। न केवल दिखाई देती है बल्कि उसमें क्या हुआ? प्रोग्रेस हुआ, यानी विकास हुआ। तो यहां पर समुद्रगुप्त को बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त जो है अपने समय में कुबेर की तरह क्या है? धनी है। जरा देखिए, एरण अभिलेख में कहा जा रहा है कि वह कुबेर की तरह क्या है? धनी है। कुबेर की तरह धनी है। यानी कहने का मतलब है कि इसके समय जो है गुप्त राजवंश का जो राजकोष है वो काफी क्या है? मजबूत है। इससे यही इंडिकेट होता है कुबेर क्या है? धन के माने प्रतीक माने गए हैं, ठीक। और वरुण की तरह क्या है? दानी है। वरुण भी एक देवता है। वरुण की तरह क्या है? दानी है। यानी यह इनके स्वभाव को व्यक्त कर रहा है, इनके उदारता को व्यक्त कर रहा है समुद्रगुप्त के। यानी इसका मतलब है कि यह कहीं न कहीं स्वभाव से क्या है? एक उदार शासक है, एक दानी प्रवृत्ति का शासक है, ठीक। और इंद्र की तरह इसे वीर बताया गया है। इंद्र की तरह क्या बताया जा रहा है? वीर। और आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त को 7 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 7 युद्धों का मतलब 100 युद्धों का विजेता कहा गया है, ठीक। कहा गया है कि 100 युद्धों का ये क्या था? विजेता था। और इसके शरीर पर क्या है? 100 दाग हैं, ठीक है। 100 दाग हैं। हालांकि यह सच है कि एक ही युद्ध में 100 दाग हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 100 दाग शरीर पर लेने के लिए 100 युद्ध लड़े जाएं बच्चों, ठीक। एक ही युद्ध में 100 दाग हो सकते हैं। लेकिन यहां पर इंद्र की तरह इसको वीर कहा गया है। हाँ, यह भी कहा जाता है कि 100 युद्धों में किसी युद्ध में समुद्रगुप्त पराजित नहीं हुआ। किसी युद्ध में समुद्रगुप्त पराजित नहीं हुआ। हाँ, यह भी सच है, पराजित इसलिए भी नहीं हुआ होगा कि कोई योग्य राजवंश उस समय था भी नहीं। उस समय हिंदुस्तान की धरती पर कोई ऐसा मजबूत राजवंश दिखाई नहीं देता जो कहीं न कहीं समुद्रगुप्त से टक्कर ले सके या उस समय की मगध राज सत्ता से अपनी तुलना कर सके, ठीक। उसकी गणना अभी हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों को समुद्रगुप्त ने जीता, वह हम प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से देखेंगे बच्चों, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे तो इसे यम की तरह यम, देवता यम की तरह इसे दंड देने वाला बताया गया है। यम की तरह इसे दंड देने वाला बताया गया है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इसकी न्यायप्रिय प्रवृत्ति भी थी। ये न्याय भी करता था, यानी जिस तरह की सजा होती थी उस तरह का दंड भी दिया जाता था। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश में जो समता और व्यवहार का सिद्धांत लागू किया था अशोक ने, वह समता, वह दंड की समता और व्यवहार का सिद्धांत गुप्त काल में दिखाई नहीं देता। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ब्राह्मणों का जो विशेषाधिकार है बच्चों, वह पुनः एक बार फिर से क्या हो जाता है? स्थापित हो जाता है। वह पुनः एक बार फिर से क्या होता है? स्थापित हो जाता है, ठीक। अब देखिए, तो ये तो रही एरण अभिलेख की उपलब्धियां या एरण अभिलेख के बारे में हमने जो बात किया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसी प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले समुद्रगुप्त के टाइटल यानी उपाधियों की चर्चा हम कर देते हैं कि समुद्रगुप्त को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया है, उनको किन क्या का नाम दिया गया है।
यानी समुद्रगुप्त की उपाधियां, समुद्रगुप्त की उपाधियां देखिए। अब देखो बच्चों, उपाधियां समुद्रगुप्त की क्या है। सबसे पहले तो इसे हम धरणीबंध कहते हैं। धरणीबंध, धरणीबंध माने होता है पूरी धरा को, धरा माने पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को बांधने वाला। दूसरा पृथव्या प्रतिरथ, पृथव्या प्रतिरथ, पृथव्या प्रतिरथ यानी पूरी पृथ्वी को जीतने वाला, पूरी पृथ्वी को जीतने वाला। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त जो है पूरे पृथ्वी को नहीं जीता था। ठीक है, ये आपको पता है कि दक्षिण राज्य को जीता, उत्तरापथ के राज्यों को जीता, सीमांत राज्यों को जीता, आटविक राज्यों को जीता, इन सारे क्षेत्रों को इसने क्या किया, जीता था। ठीक, अगला है इसे चंद्रप्रकाश भी कहा गया है, इसे चंद्रप्रकाश भी कहा गया है, इसे बच्चों चंद्रप्रकाश भी कहा गया है। और इसे एक नाम और दिया गया है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कविराज। कविराज ये नाम है किसके, समुद्रगुप्त के। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है, इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का क्या कहा है, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा है। इतिहासकार स्मिथ इसे भारत का क्या कहता है, नेपोलियन कहता है बच्चों। ठीक, तो ये टाइटल है किसके, समुद्रगुप्त के। ठीक, समुद्रगुप्त की टाइटल है ये, भारत का नेपोलियन, कविराज, चंद्रप्रकाश प्रतिरथ, धरणीबंध। धरणीबंध माने हमने आपको बताया धारा को बांधने वाला। ठीक है, पृथव्या प्रतिरथ मतलब होता है पूरे पृथ्वी को जीतने वाला। और चंद्रप्रकाश ये काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ में आया है। काव्यालंकार सूत्र वामन की रचना बच्चों। काव्यालंकार जो सूत्र है इस किताब में यह नाम आता है काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र में यह नाम आता है, और काव्यालंकार सूत्र किसकी किताब है, वामन की किताब है। ठीक है, इसी किताब में यह नाम आया हुआ है। ठीक, तो उस किताब में ये नाम दिखाई देता है हमको। इसके बाद कविराज, ये चूंकि इसके माने ये इनके व्यक्तिगत स्वभाव को दर्शाता है। भारत का नेपोलियन, यह इनकी राजनीतिक विजयों को दर्शाता है। चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था, और कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप को जीतने का निश्चय किया था और जीत भी लिया था। लेकिन उसकी जो महाद्वीपीय नीति थी, जो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी थी, जो इसको इंग्लैंड के खिलाफ उसने लागू किया था, वो सफल नहीं हो पाई। अदरवाइज उसका ये वचन कहीं न कहीं क्या हो जाता, पूरा हो जाता। तो समुद्रगुप्त की विजयों को नेपोलियन की विजयों से तुलना किया है इतिहासकार स्मिथ ने। तो इतिहासकार स्मिथ ने इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा, नेपोलियन कहा। ठीक है, नेपोलियन भी एक मध्यवर्गीय परिवार से उठा हुआ था, और अपने योजना और अपनी साहस और शक्ति के बल पर, अपने नेतृत्व के बल पर ही फ्रांस में इसने सत्ता को क्या किया, हासिल किया। तो वही चीज आपको समुद्रगुप्त के संदर्भ में भी देखने को मिलेगी। समुद्रगुप्त भी चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो राजसत्ता पाया, ठीक, वह बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी। लेकिन समुद्रगुप्त ने जो राजसत्ता अपने बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया, वह एक बेहतर स्थिति में थी, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने और आगे ले जाने में अपना अहम योगदान दिया। और उसके काल को ही हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को हम मूल रूप से देख सकते हैं किससे, प्रयाग प्रशस्ति से। तो प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा हम करते हैं, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त की विजयों का पूरा उल्लेख हमको दिखाई देता है बच्चों। तो चलिए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे समुद्रगुप्त की विजयों का यहाँ पर हमें प्रमाण दिखता है। प्रयाग प्रशस्ति, देखिए प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, ये कहाँ पे है वर्तमान में, वर्तमान में आपके प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। प्रयागराज में जो आपका संगम है, संगम में इलाहाबाद का किला है जिसे अकबर ने बनवाया था। तो इसी किले के अंदर यह वर्तमान में रखी गई है। ठीक है, किले के अंदर ये प्रशस्ति है। ये प्रशस्ति वर्तमान में कहाँ है, प्रयागराज किले के अंदर है।
जिसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। यह प्रशस्ति बच्चों संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा है। भाषा इसकी क्या है? संस्कृत है। लिपि इसकी क्या है? लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि है। शैली इसकी क्या है? शैली इसकी चंपू शैली है। चंपू शैली का मतलब होता है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो, ठीक, यानी गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया हो, ठीक है। इसका लेखक कौन है? लेखक इसका था हर्षेण। लेखक इसका कौन है? हर्षेण है। हर्षेण जो है अपने समय जो है उस समय कई पदों पे था, 3 पदों पर था, महादंडनायक। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वह जो है कहा जाता है कि एक से अधिक पदों पर, यानी दोहरे पद की जो संकल्पना है वह गुप्त वंश में हमको दिखाई देता है, यानी एक व्यक्ति जो है एक से अधिक पदों पर रह सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखती है। हर्षेण जो है कई पदों पे था, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो कवि नहीं था। ये प्रश्न आया हुआ है कि क्या हर्षेण एक कवि था? बच्चों कवि नहीं था, ठीक। तो कहा जाता है कि यहाँ पर यह जो लेख लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति, उसका लेखक क्या है? हर्षेण, यानी समुद्रगुप्त के समय की जिन बातों का अंकन यहाँ पर किया गया है उसका लेखक कौन है? हर्षेण है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये कहा जाता है कि जो लेखन कार्य किया गया यह किसके निर्देशन में किया गया? कहा जाता है जो लेखन कार्य हुआ बच्चों वह जो है आपके एक अधिकारी था जिसका नाम है तिलक भट्ट। तो तिलक भट्ट के निर्देशन में ये कार्य हुआ। निर्देशन किसका है? तिलक भट्ट का निर्देशन, या अधिष्ठाता कह सकते हैं आप, तिलक भट्ट, ठीक है। अब देखिए कहा जाता जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ये पहले मूल रूप से कहाँ थी? कोशम यानी कौशाम्बी में थी। ये पहले कहाँ थी बच्चों? कौशाम्बी में। और इसे लगवाया किसने था? अशोक ने। इसे किसने लगवाया था? अशोक ने लगवाया था। क्यों लगवाया था? वह अपने कौशाम्बी के महामात्रों को आदेश देने के लिए, या जो राजकीय आदेश उसने पारित किए थे उसी आदेश को लगवाने या बताने के लिए उसने इस अभिलेख को अंकित करवाया था। कहाँ पर? कौशाम्बी में, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि इस अभिलेख को जहांगीर ने, जब अकबर का शासन था, अकबर जब सत्ता में थे मुगल बादशाहों में, उस समय उनके बेटे जहांगीर ने क्या किया? इसे कौशाम्बी से कहाँ लाया? प्रयागराज। इसे कौशाम्बी से कहाँ लाया? प्रयागराज। किसने लाया? जहांगीर ने लाया। किसके समय लाया? किसके समय लाया? अकबर के समय लाया। यानी अकबर उस समय क्या थे? बादशाह थे, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड में जहांगीर के द्वारा इस स्क्रिप्ट को कहाँ लाया गया? प्रयाग प्रशस्ति, सॉरी प्रयाग में लाया गया, यानी संगम पर। ठीक है। अब देखिए इस अभिलेख में 3 राजवंशों का उल्लेख होता है बच्चों। 3 राजवंशों का मतलब कौन कौन राजवंश? एक मौर्य वंश, दूसरा गुप्त वंश, तीसरा मुगल वंश। 3 वंशों का उल्लेख इस अभिलेख में आता है। जैसे आप देखे होंगे एक अभिलेख आपने पढ़ा था जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में भी 3 वंशों का इतिहास दिखाई देता है, मौर्य वंश, शक वंश और गुप्त वंश, ठीक। वहां पर 4 राजाओं का नाम आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। यहां पर भी 3 वंशों का इतिहास दिखेगा। तो 3 वंशों में कौन कौन से वंश? प्रयाग प्रशस्ति में 3 वंश आपको दिखेंगे बच्चों। पहला मौर्य वंश, मौर्य वंश दिखता है। तो मौर्य वंश में एक ही तथ्य हमको दिखाई देता है, वो है अशोक की प्रेमिका एवं उससे उत्पन्न पुत्र तीवर। अशोक की प्रेमिका जिसका नाम क्या है? कौरविकी, और दूसरा तीवर।
तीवर, ये संतान है किसकी? ये संतान है बच्चों अशोक के। कहा जाता है ये मात्र एक अभिलेख है जिसमें अशोक की प्रेमिका कौरव की और उससे उत्पन्न पुत्र तीवर का उल्लेख हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दो आपके अभिलेख माने इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मुगल वंश आता है। मुगल वंश का उल्लेख इसमें क्यों आया है? तो मुगल वंश का उल्लेख इसमें इसलिए आया है क्योंकि आपको पता है कि मुगल वंश जो है, मुगल वंश में बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अकबर के समय ही इस अभिलेख को जहांगीर कहाँ लाता है? प्रयाग में लाता है। ठीक है, तो इस वजह से आया। और इसके साथ साथ जहांगीर के साथ साथ बीरबल का उल्लेख भी आया है। तो अकबर बीरबल का उल्लेख भी हुआ है और जहांगीर का उल्लेख इसलिए हुआ क्योंकि जहांगीर ने इसे कहाँ लाया? इलाहाबाद में लाया। कहाँ से? कौशाम्बी से, जो आपके इलाहाबाद के ही बगल में है। ठीक, वर्तमान में एक जिला है इलाहाबाद से बगल। और तीसरी चीज जो है वो है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की विजय का जो उल्लेख हुआ है वह इसकी 7वीं पंक्ति में हुआ है। टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, तो कहते हैं बच्चों कि जो 7वीं पंक्ति है उसी में सारी बातें कही गई हैं। ठीक, और आगे चलकर यह दिखाया गया है कि किन किन पंक्तियों में कौन कौन सी विजयें समुद्रगुप्त की दर्शाई गई हैं। तो अलग अलग पंक्ति में समुद्रगुप्त के अलग अलग क्षेत्रों की विजय को दर्शाया गया है। ठीक है, तो उसी को हम देखने चल रहे हैं। हमारे लिए ये इतने महत्वपूर्ण नहीं थे लेकिन ये बताना जरूरी था। ठीक है, हमारा मूल फोकस किस पे होगा? हमारा समुद्रगुप्त होगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो समुद्रगुप्त है। ठीक है, चलिए। क्यों क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? बफरिंग वगैरह कोई समस्या तो नहीं है? टाइम चेंज होने से कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आप लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? साउंड का वायस बच्चा इतना तेज तो मैं खुद ही बोलता हूँ। अपनी मोबाइल को चेक करो, मोबाइल का साउंड कम होगा। संख्या को थोड़ा सा इंक्रीज करो आप लोग जो है, क्योंकि आप देखिए संख्या मैक्सिमम होती बच्चों ना तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा संख्या बढ़ाओ अपने आप लोग जो है। चलिए अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियां। देखिए यहाँ पर नीतियां हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के लिए जिन नीतियों को अपनाया, आने वाले समय में अन्य शासकों ने भी कहीं न कहीं समुद्रगुप्त की नीतियों का क्या किया है? अनुसरण किया है। ठीक है, और तत्कालीन परिस्थितियों में समुद्रगुप्त की यह नीतियां कहीं न कहीं उसे एक सफल शासक बनाने में अपनी अहम यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए समुद्रगुप्त के राज्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ बच्चों? पाटलिपुत्र राजधानी है। पाटलिपुत्र क्या है? राजधानी है। अब देखिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की विजयों का जो उल्लेख है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? 33 पंक्ति है। 33 पंक्ति है। ठीक, और विजयों को हम क्रम से देखेंगे। समुद्रगुप्त की विजय को हम एकदम क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की विजय किया। सबसे पहले किसकी विजय किया? आर्यावर्त।
अब आर्यावर्त क्या है? आपको पता है कि मनुस्मृति में उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि बिंद की श्रेणी के उत्तर का जो समस्त भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या है? आर्यावर्त है। ठीक, जबकि विष्णु स्मृति में कावेरी नदी के उत्तर के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। लेकिन हम यहाँ मनुस्मृति को ही लेंगे। आर्यावर्त में समुद्रगुप्त ने 2 विजय किया बच्चों। एक प्रथम आर्यावर्त विजय जिसे आप कहते हैं, प्रथम आर्यावर्त विजय, प्रथम आर्यावर्त विजय, और द्वितीय आर्यावर्त विजय, द्वितीय आर्यावर्त विजय, द्वितीय आर्यावर्त विजय। अब देखिए, इसमें उसने 3 राजवंशों को जीता और इसमें उसने 9 राजवंशों को जीता। तो टोटल कितना जीता? टोटल आर्यावर्त में कितने शासकों को हराया? 12। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 12। यानी प्रथम आर्यावर्त जो विजय थी उसमें कितने? 3, और द्वितीय आर्यावर्त विजय में कितने जीते? 9 जीते। तो टोटल कितने जीते? 12 जीते। जो प्रथम 3 हैं उनके नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें अच्युत, नागसेन और कोतकुलज, ये जो 3 हैं इसमें 3 राजवंश आते हैं। अच्युत शासक, नागसेन जो आपके ग्वालियर क्षेत्र में थे, कोतकुलज ये मालवा के बगल हैं, कोतकुलज। ठीक, ये 3 राजवंश थे जिसको उसने प्रथम आर्यावर्त विजय में, ठीक है, प्रथम आर्यावर्त विजय में बच्चों जीता। ठीक है, इसके बाद अगर कहें, जैसे कभी कभी हो सकता है, जैसे आप लोगों के मन में होगा कि द्वितीय में 9 कौन कौन से थे, लेकिन उसको जानने से पहले यहां पर उसने नीति कौन सी अपनाई? प्रथम आर्यावर्त विजय में कौन सी नीति अपनाई? हर अलग अलग क्षेत्र की विजय में समुद्रगुप्त जो है अलग अलग नीतियों को अपनाने का काम करेगा। तो प्रथम आर्यावर्त जो विजय किया जिसमें वह 3 गणराज्यों को पराजित करता है, वहां पर उसने प्रशभोद्धरण की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? प्रशभोद्धरण। प्रशभोद्धरण का मतलब होता है कि इनको पूरी तरह नष्ट कर देना। प्रशभोद्धरण मतलब पूरी तरह नष्ट करना। पूरी तरह क्या किया? नष्ट किया। यानी पूरी तरह नष्ट किया माने इन्हें अपने राज्य क्षेत्र में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। यानी इनको राज्य क्षेत्र में शामिल किया, और इसलिए किया क्योंकि पाटलिपुत्र से इनको कंट्रोल करना क्या था? आसान था। ये उत्तर भारत में ही है, बात समझ रहे नहीं? उत्तर भारत के राजवंशों को आसान था कंट्रोल करना, क्योंकि ये राजधानी से क्या है? नजदीक है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए देखिएगा, दोनों जो आर्यावर्त की विजय हुई, दोनों में यह राज्यों को क्या करेगा? अपने में शामिल कर लेगा। ठीक है, अच्छा, द्वितीय में वो जो है, द्वितीय में 9 आपको देखते हैं, द्वितीय में 9 आर्यावर्त राज्यों की विजय किया। द्वितीय में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है, देखिए यहां पर जो है नंदी, नंदी एक राजवंश है जो आपके पंजाब क्षेत्र में है। दूसरा राजा बलवर्मा। तीसरा जो आपके नागसेन है वो फिर से विद्रोह किए थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। गणपति नागदत्त है, चंद्रवर्मा है, रुद्रदेव है, और एक और है मल्ली रत्न। ठीक है, तो नाम आपसे इतने जरूरी पूछे नहीं जाएंगे और बताना भी जरूरी नहीं। हाँ, ये जानते रहिए कि यहाँ इसका जो उल्लेख है वो 21वीं पंक्ति में है। समुद्रगुप्त की 21वीं पंक्ति में द्वितीय आर्यावर्त विजय का उल्लेख किया गया है, और 13वीं और 14वीं पंक्ति में प्रथम आर्यावर्त विजय का उल्लेख है। 13वीं 14वीं पंक्ति, यानी जो टोटल कितनी पंक्तियां हैं? टोटल 33 पंक्ति हैं। 33 पंक्ति में 13-14 में प्रथम आर्यावर्त और 21वीं पंक्ति में द्वितीय आर्यावर्त की विजय किया। और द्वितीय आर्यावर्त विजय के तहत जो है उसने कहा जाता है कि इनको भी क्या किया? शामिल कर लिया अपने राज्य में। प्रशभोद्धरण नीति के तहत इनको पूरी तरह से अपने राज्य क्षेत्र में क्या कर लिया? इन्वॉल्व कर लिया, और ये राज्य पूरी तरह क्या हो गए? समाप्त हो गए। ठीक, लेकिन इसके बाद जो उसने विजय किया, जैसे दक्षिण भारत की विजय जिसे दक्षिणापथ विजय कहा जाता है, तो ये 2 विजय हो गई समुद्रगुप्त की। दक्षिणापथ विजय का उल्लेख 21वीं पंक्ति में ही आया है बच्चों। इसका उल्लेख भी आपके 19वीं और 20वीं पंक्ति में हुआ है। दक्षिणापथ विजय, दक्षिणापथ विजय, और दक्षिणापथ विजय में इसने कुल 12
12 राज्यों को जीता। दक्षिणापथ विजय जिसका उल्लेख 19वीं और 20वीं 20वीं पंक्ति में है। दक्षिणापथ विजय का उल्लेख 19वीं एवं 20वीं पंक्ति में है। इसमें वह कितने राज्यों को जीतता है? 12 राज्य को जीता। कितने राज्य जीता? 12 राज्यों को जीता, ठीक है। और इनके प्रति कौन सी नीति अपनाता है? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ग्रहण मोक्षा अनुग्रह, ग्रहण मोक्षा अनुग्रह। ग्रहण माने क्या होता है? लेना। ग्रहण माने लेना, यानी टैक्सेस लिया, आर्थिक लाभ लिया जीतने के बाद। मोक्ष माने मुक्त कर देना, अनुग्रह माने दया दिखाना। बात समझ रहे नहीं? जीता भी, आर्थिक लाभ भी लिया, ठीक, और मुक्त करके अपनी दया भी उनको दिखा दिया, यानी अपने अधीन उनको क्या कर लिया? अनुग्रहित कर लिया। जैसे देखिए, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो है दक्षिणापथ की इस विजय में एक बेहतर रणनीति का उसने अनुपालन किया। आपको पता है कि तत्कालीन परिदृश्य में अगर आप देखें तो उस समय के संसाधन या संचार की व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं थी, परिवहन सेक्टर का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं था कि आप मगध में बैठकर दक्षिण में कन्याकुमारी को कंट्रोल कर पाते, ठीक है। क्योंकि इसमें जो राज्य हैं उसमें अगर राज्यों को आप देखेंगे तो दक्षिण भारत तक विस्तारित हैं, ठीक। जैसे कोशल राज्य जहां के राजा महेंद्र थे, ठीक। जैसे वेंगी को पूछा जाता है, वेंगी का राजा हस्तिवर्मा था, ठीक है, इसको पूछा गया है। पालक का राजा उग्रसेन था। देवराष्ट्र ये भी दक्षिण में है जिसका राजा कुबेर था। कुशस्थल जिसका राजा धनंजय है, ठीक। अवमुक्त क्षेत्र जिसका राजा नीलराज था। कांची का हमने बता ही दिया, ठीक है, सॉरी वेंगी का बताया था। कांची के विष्णु गोफ हैं, इसको भी पूछा है। एरंडपल वहां के राजा दमन थे, ठीक है। कोट्टूर के राजा स्वामी भट्ट, पिष्टपुर के राजा महेंद्रगिरी, कौशल के राजा मट्टराज और महाकांत के राजा व्याघ्रराज और कौशल के राजा महेंद्र। ये 12 राज्य और 12 राजाओं के क्या है? राजा हैं। तो मुझे याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत होगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको रटना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको इसमें से 3 से 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है। आपको इतिहासकार बनने की जरूरत नहीं है बच्चों। 3 से 4 नाम अभी मैं लिख दूंगा, वो याद रखना। वो कभी कभी दे देता है, उसको ध्यान में रखना। आप बाकी सारी चीजों को मिला लोगे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे नहीं आप लोग? बच्चों कम से कम 50, कम से कम 50 कर दो। आज जो है 50 कर सकते हैं आप लोग। सबको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार जो है बच्चों। देखिए 50 के नीचे रहने से क्या होता है कि आप लोग कर सकते हैं इसको। नहीं, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। अगर हमको याद है तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा बच्चों। देखिए टाइम चेंज होने से थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन कोई माइंड नहीं रखता। जहां भी जाइए अपना स्थान बनाइए, यही सबसे बड़ी योग्यता होती बच्चों। तो एक हफ्ते में यहाँ भी हम 100 के ऊपर लाइव होंगे, और आप लोगों का साथ रहा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश करते रहिए कम से कम। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। हाँ, मैं बात कर रहा था कि दक्षिण राज्यों को इन्होंने जीता और मुक्त कर दिया, जिसको आप कहते हैं ग्रहण मोक्षा अनुग्रह की नीति। यानी ग्रहण करना, आर्थिक लाभ लेना और फिर से उनको मुक्त करके अपना अनुग्रहित बना लेना। यही नीति आप देखिए सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी लागू करेगा। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से दक्षिण के राज्यों को जीतेगा। देवगिरी को जीता, होयसल राज्य को जीता, काकती वंश को जीता, पांड्य राज्य को जीता। लेकिन क्या किसी राज्य को अधीन किया? नहीं किया। अलाउद्दीन ने अपने इतिहास से सीखा, यानी उसने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य से उसने कहीं न कहीं कुछ सीखा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं सीखा बच्चों, और तुगलक वंश का पतन हो गया। आप गौर करिए तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जूना खा जिसे कहते हो, वह दक्षिण को अपने दिल्ली के अधीन करना चाहता था, ठीक। और वही अधीन करने के लिए उसने राजधानी भी बदला था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उसकी यह योजना विफल हुई, और दक्षिण में 2 ऐसे राजवंशों का उदय हुआ जो आगे चलकर किसी भी राजवंश से सबसे योग्य साबित हुए, जिनको आप कहते हो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। तो ये 2 राज्य का उदय हुआ किसके समय? तुगलक वंश के समय। क्योंकि तुगलकों ने अपने इतिहास से नहीं सीखा। इतिहास का मतलब हुआ क्या? बीता हुआ कल,
ठीक जैसे हम और आप हैं, हम आप भी अपने पूर्वजों से बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा भविष्य जो है वो क्या है, बहुत बेहतर हो और आसान तरीके से निर्मित हो सके। ठीक है, तो यही चीज़ समुद्रगुप्त ने भी किया। समुद्रगुप्त ने भी कहीं न कहीं एक इतिहास का निर्माण किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया आने वाली जनरेशन के लिए, और आगे चलकर आप देखिए तो बहुत सारे राजाओं या योग्य शासकों ने इसका क्या किया, अनुसरण किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ राजवंशों के नाम लिख दे रहे हैं, जैसे कांची का राजा विष्णुगुप्त, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। कांची, ये प्रश्न आया हुआ है, कांची का राजा विष्णुगुप्त। ये बेटा कांची का उल्लेख आप देखेंगे तो वो भी करता, क्या नाम है, हाँ, मेगास्थनीज ने भी कहा था कि कांची में चींटियां जो है सोना निकाला करती थी। ठीक है, और ये कांची कहाँ है, पांड्य राज्य वंश में है। ठीक है, वेगी का राजा हस्तिवर्मा, वेंगी का राजा हस्तिवर्मा, ये दो आप याद रखिए, बस पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, इससे ज्यादा मत लीजिए। और एक और अगर लिखना हो तो देवराष्ट्र का राजा कुबेर लिख लीजिए। ठीक है, और बाकी तो आपको हमने बताया दिया, किताब में है सब। ठीक, देवराष्ट्र के राजा कुबेर को लिख लीजिए और कौशल के राजा महेंद्र को लिख लीजिए। ठीक, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 4 आप याद रखिए बस। टोटल इनकी संख्या कितनी है, 12। ठीक है, ये आपके दक्षिणी राज्य की विजय है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8विक राज्यों को इसने जीता। अगली जो विजय इसकी चौथी है वो है 8विक राज्यों की विजय। 8विक राज्यों की विजय, 8विक राज्यों की विजय। ये 8विक राज्य है कहाँ, ये बच्चों यूपी का जो गाजीपुर क्षेत्र है, यूपी का जो गाजीपुर क्षेत्र है और पश्चिमी मालवा का जो क्षेत्र है एमपी का, इसी क्षेत्र को मिलाकर हम क्या कहते हैं, 8विक राज्य कहते हैं। और अगर आपको याद होगा तो इनका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में भी आया है, जहाँ पर अशोक धमकी देता है इन 8विक जातियों को कि आप जो है ऐसा न करें, अन्यथा हमने अभी सेना का परित्याग नहीं किया है। इन 8विक राज्यों को पूरी तरह समाप्त कौन करेगा, समुद्रगुप्त करेगा। और इन 8विक राज्यों को जीतकर समुद्रगुप्त इनके लिए कौन सी नीति अपनाता है, परिचारीकृत की नीति। परिचारीकृत की नीति, परिचारीकृत माने क्या होता है, परिचारी माने क्या होता है, सेवक। परिचारी माने क्या होता है, सेवक। कृत माने करना, यानी क्या बना लिया, सेवक बना लिया। सेवक बना लिया माने ये अधीन हो गए किसके, समुद्रगुप्त के, यानी गुप्त राजवंश के। तो इनके लिए उसने कौन सी नीति अपनाई, परिचारीकृत की नीति अपनाई। यानी 8विक राज्यों को उसने क्या किया, जीत लिया। यानी जो आपके गाजीपुर का क्षेत्र लेते हुए जो नीचे बिंद के नीचे जाएंगे, जो मालवा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, 8विक क्षेत्र कहते हैं बच्चों। ठीक, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, इसकी विजय का उल्लेख जो है वो 21वीं पंक्ति में है। कौन सी पंक्ति में है, 21वीं पंक्ति में है बच्चों। अब देखिए अगली जो विजय है इनकी, अगली विजय है विदेशी राज्यों, जिनको प्रत्यंत राज्य कहा जाता है। प्रत्यंत राज्य की नीति, 5वीं प्रत्यंत राज्य की नीति। प्रत्यंत माने क्या होता है, प्रत्यंत माने होता है सीमावर्ती। प्रत्यंत माने सीमावर्ती। ठीक है, प्रत्यंत राज्य में 2 तरह के राज्य थे, कुछ जो है राजतंत्र हैं और कुछ जो है गणतंत्र हैं। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे राजतंत्र और गणतंत्र थे। ठीक है, और प्रत्यंत माने होता है सीमावर्ती राज्य। ठीक, कहा जाता है इस विजय का उल्लेख जो है 22वीं पंक्ति में आया है। किस में आया बच्चों, 22वीं पंक्ति में आया है। ठीक है, इनका उल्लेख 22वीं पंक्ति में आता है, और जिसमें राजतंत्रों की संख्या कितनी है, 9 है, और गणतंत्रों की संख्या कितनी है, 5 है।
जैसे प्रत्यंत राज्य का मतलब, जैसे प्रत्यंत माने क्या है, सीमा पे। जैसे आप कह सकते हैं गणतंत्रों में कौन था, तामलुक। तामलुक कहाँ है, बंगाल। तामलुक कहाँ बच्चों, बंगाल, ठीक। और असम को, असम का क्षेत्र जो है, असम के क्षेत्र को भी इसने जीता था। तो कहा जाता है कि पहला मगध में सत्ता जमाने वाला पहला राजवंश है जिसने तामलुक पर पूरा अधिकार जमाया। यानी असम क्षेत्र को मौर्यों ने भी नहीं जीता था। बंगाल तो असम के अधीन था, लेकिन बंगाल जो है मौर्यों के अधीन था, लेकिन असम पर मौर्यों का अधिकार नहीं था। ये पहला वाकया है, पहला ऐसा माने पहला ऐसा वाकया है जब गुप्त राजवंश ने किस पर अधिकार किया, यानी असम पर अधिकार। असम पर मगध की कोई सत्ता अभी तक अधिकार नहीं की थी। डवाक, जिसको असम को क्या कहते हो, कामरूप कहते हो ना। हाँ, दूसरा कहा जाता है नेपाल। नेपाल पर गुप्त राजवंश ने अधिकार किया था, कहा जाता समतट डवाक, समतट डवाक कामरूप नेपाल, समतट डवाक कामरूप नेपाल, ठीक। तो ये क्षेत्र इसमें क्या थे, शामिल थे, जो गणतंत्र थे ये, ठीक है। नेपाल भी इसमें शामिल था। नेपाल को भी समुद्रगुप्त ने जीता था। अभी हम इसके राज्य क्षेत्र की सीमा को दर्शाते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र जो है इसके राज्य से अलग थे, कौन कौन क्षेत्र इसमें शामिल थे समुद्रगुप्त के राज्य क्षेत्र में, ठीक है। तो ये शामिल है इसमें। और इसमें राजतंत्र में कितने हैं, 9 थे। राजतंत्र में कितने थे, 9 थे। और कहा जाता है कि इनके प्रति जो नीति इसने अपनाया, इनके प्रति कौन सी नीति अपनाता है, सर्व करदानाज्ञाकरण प्रमाणागमन। इनके प्रति कौन सी नीति अपनाता है, सर्व करदानाज्ञाकरण, सर्व करदानाज्ञाकरण प्रमाणागमन। अब देखिए इसका मतलब समझिए जरा। सर्व करदानाज्ञा यानी सभी प्रकार के कर, सभी प्रकार के कर, सभी प्रकार के कर, सर्व कर दानाज्ञा यानी सभी प्रकार के कर, दानाज्ञाकरण यानी सभी प्रकार के कर देंगे, ठीक। प्रमाणागमन, प्रमाणागमन माने वर्ष में आकर ये राजा को प्रणाम भी करेंगे, यानी अपनी अधीनता दर्शाएंगे। वर्ष में 2 बार ये राज्य में आकर अपनी क्या करेंगे, अधीनता भी दर्शाएंगे और सभी प्रकार के टैक्सों का भुगतान भी करेंगे। तो ये सबसे बेहतर नीति है कि नहीं भाई। हम आपको अधीन करके करेंगे क्या, हमें आय का जरिया चाहिए और आय का जरिया हमने बनाया। आप लगातार टैक्स का भुगतान देते रहिए, अपनी अधीनता दर्शाते रहिए, यही सबसे बेहतर तरीका था। और समुद्रगुप्त ने इसको क्या किया, लागू किया। तो प्रत्यंत राज्यों के प्रति जो है समुद्रगुप्त जो है इस नीति को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। और कहा जाता है इस नीति से समुद्रगुप्त को आर्थिक लाभ भी हुआ बच्चों। इसमें खरपारिक जो है, प्रार्जुन, यौधेय, अर्जुनायन, काक, ये सारे वो क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम में, ये नर्मदा, रावी, सतलज का जो क्षेत्र है, ये सारे गणराज्य जो है वहीं के थे। जो गणराज्य हैं 9 जिनकी हमने बात किया, जिसमें खरपारिक, अर्जुनायन, यौधेय, ये सारे जो है कहाँ पे हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहीं के सारे क्षेत्र हैं। यौधेय जो है वो आपके सतलज नदी के तट पर है। अर्जुनायन जस्ट उसका तराई का क्षेत्र है। काक जो है एकदम नर्मदा के, काक जो है ये भी पंजाब का ही क्षेत्र है, ठीक। सनकानिक, आभीर, मद्रक, ये सारे के सारे जो गणराज्य हैं, जो 9 गणराज्य हैं, इनकी संख्या कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जो आपका सिंधु की सहायक नदियों का जो क्षेत्र है, ठीक। लेकिन पंजाब शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। पंजाब क्षेत्र समुद्रगुप्त के राज्य में शामिल नहीं है, बल्कि ये जो गणराज्य थे जो उस क्षेत्र से सटे हुए हैं उनको समुद्रगुप्त ने जीता, ठीक। लेकिन इन क्षेत्रों को उसने शामिल नहीं किया था, अधिग्रहित नहीं किया। इनके प्रति उसने क्या नीति अपनाई, सर्व करदानाज्ञाकरण प्रमाणागमन। अगर इनको इस माने कर न लेता, अधिग्रहित कर लेता, तो माना जाता कि समुद्रगुप्त का जो राज्य है वो पंजाब तक विस्तारित था। हाँ, पूरे पंजाब क्षेत्र को इसने जीता, कर लिया, टैक्स लिया, लेकिन अपने अधीन नहीं बनाया। कहा जाता कि हिंदुस्तान के समुद्रगुप्त के समय की अगर हम बात करें तो कश्मीर, पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, फिर सुनो, पंजाब, हाँ, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, सिंध,
ये क्षेत्र जो है कश्मीर, ये क्षेत्र जो है समुद्रगुप्त के अंग नहीं थे बच्चों। अभी मैप में मैं इसको दर्शा दूंगा, पूरा नक्शा आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले इनकी नीतियों को सुन लीजिए, समझ लीजिए किन किन नीतियों को समुद्रगुप्त ने अपनाया विजय के लिए। ठीक है, तो ये मैंने प्रत्यंत राज्य यानी सीमावर्ती राज्य यानी गुप्त राजवंश की सीमा से लगे हुए जो राजा थे उनके लिए उसने कौन सी नीति अपनाई? सर्व करदानाज्ञाकरण प्रमाणागमन, यानी सभी प्रकार के कर दीजिए और वर्ष में 2 बार आकर हमारे समक्ष अपनी अधीनता को क्या करिए? दर्शाइए। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है विदेशी राज्यों के प्रति उसने कौन सी नीति अपनाई? विदेशी राज्य। तो विदेशी राज्य थे कौन इसमें? विदेशी राज्य कौन कौन थे इसमें? विदेशी राज्य में बच्चों इस समय कौन कौन थे? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही आप पढ़ चुके हो, शक थे, कुषाण थे, और आपको याद होगा तो श्रीलंका को भी ले लीजिए, लेकिन श्रीलंका को इसने जीता नहीं था। ठीक है, श्रीलंका का राजा इस समय कौन था? मेघवर्मा। श्रीलंका का राजा इस समय कौन था? मेघवर्मा। कुषाण शासक इस समय कौन था? केदार। कुषाण शासक कौन था? केदार। ठीक, तो शक राजा, कुषाण और श्रीलंका ये आपके विदेशी राज्य थे। इनके प्रति कौन सी नीति अपनाया? कन्यादानोपनाय की नीति। कन्यादानोपनाय की नीति, कन्यादानोपनाय की नीति। ठीक है, यानी कन्यादान करिए, राज्य में उपस्थित होकर राजा को अपनी कन्यादान करिए। यानी ये सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था। बात समझ रहे नहीं? ऐसा नहीं था कन्यादान करना पड़ता था। यहाँ सिर्फ ये सिंबल है कि कोई भी व्यक्ति जब कन्या का दान करता है तो उसका सिर क्या होता है? झुका होता है। इसका मतलब एक तरह से अधीनता को दर्शाना था। ठीक, और आप जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को भी शाहानुशाही कहा गया है। शाहानुशाही जो कभी उपाधि हुआ करती थी किसकी? कुषाणों की। तो इसका मतलब इससे ये भी पता चलता है कि इसने कुषाणों को क्या किया? पराजित किया। ठीक है, कुषाणों को इसने क्या किया था? पराजित किया था। तो विदेशी राज्यों के प्रति उसने कन्यादानोपनाय की नीति अपनाई। और आपको पता है कि केदार अंतिम कुषाण वंश का राजा था जिसको समुद्रगुप्त ने क्या किया था? पराजित किया था। तो यहां से यह वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जो और इसी कुषाणों के सामंत भी हुआ करते थे गुप्त, आपको जहां तक पता होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज की डेट में समुद्रगुप्त की उपलब्धि यानी विजय के बारे में चर्चा किया। ठीक, और ये पूरी की पूरी विजय जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर निर्भर है। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति बच्चों इस समय कहाँ है? आपके प्रयागराज में, इलाहाबाद के किले में है, जिसको सबसे पहले 1834 में कैप्टन ए ट्रायर ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? कैप्टन ए ट्रायर। 1834 में इसे पढ़ा था किसने? कैप्टन ए ट्रायर। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले थे बच्चों जिन्होंने इसको पढ़ा था। हाँ, थोड़ा सा मैप के माध्यम से आप देख लीजिए कि इनकी सीमा कहाँ थी। ठीक है, देखिए ये कश्मीर, ये समुद्रगुप्त के अंडर में नहीं था। कश्मीर, ये आपका पंजाब, ये भी शामिल नहीं था। ठीक है, ये आपका राजस्थान, और ये आपका गुजरात। ठीक है, ये इसके अधीन नहीं थे। और अगर आप देखेंगे
प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो उसका राज्य है वो यहाँ तक है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ठीक, ये पूरा क्षेत्र उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। अब देखिए उससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्रभावित क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सारा क्षेत्र उसने क्या किया था, जीता था। ये पूरा क्षेत्र उसने जीता, इसको छोड़ दीजिए ठीक। और पंजाब को भी उसने क्या किया था, ये पूरा क्षेत्र उसने यहाँ से गणराज्यों को जीता था, गणराज्यों को जीता। ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, राजस्थान के भी कुछ गणराज्यों को उसने पराजित किया था ठीक। तो अगर प्रभाव के तौर पर देखें, प्रभाव के तौर पर अगर बच्चों देखें तो कहीं न कहीं उसका क्षेत्र यहाँ तक दर्शाता है ठीक है, क्योंकि कुषाणों को उसने पराजित किया ठीक। इन क्षेत्रों पर भी उसने अपना माने कहने का मतलब है कि अगर उसकी राजनीतिक नीतियों को देखें तो एक बड़े ही बृहद क्षेत्र का उसने क्या किया था, निर्माण किया था ठीक। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो मगध के अधीन जो है उसने बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं रखा, और यह कारण था सिर्फ इस बात का क्योंकि उस समय जो है एक संसाधनों की कमी थी, संचार का विकास उतना बेहतर नहीं था, या परिवहन सेक्टर का उतना अच्छा विकास नहीं था। अब सीधी सी बात आप सोचिए कि बेंगी राज्य आपका कहाँ पे है, बेंगी जहाँ का शासक विष्णुगुप्त है वो आपके यहाँ पर है। अब आप यहाँ से आए, बेंगी को जीते ठीक। अगर बेंगी को आप अपने प्रत्यक्ष कंट्रोल में करते हो, आपको यहाँ पहुँचने में 2 माह लगेगा, घोड़े से आप यहाँ पहुँचे 2 माह लगता है। अब आप यहाँ गए, पता चला बेंगी फिर जो है विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह को दबाने के लिए फिर आप यहाँ से आ रहे हो, फिर 2 माह आए ठीक। तो जितना खर्च आपके आवागमन का होगा शायद बेंगी राज्य को जीतने से उतना लाभ आपको ना हो पाए। बात समझ रहे हैं। इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों में समुद्रगुप्त ने एक बेहतर निर्णय लिया जो आने वाले राजवंशों के लिए कहीं न कहीं एक एग्जाम्पल के स्रोत बना ठीक। और कहा जाता है समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, दत्त देवी, जिससे एक योग्य संतान का जन्म हुआ जिसका नाम था क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। तो आज की क्लास में हमने आपको समुद्रगुप्त के विषय में बताने की कोशिश किया बच्चों। आपकी संख्या बल काफ़ी कम हो गई थी ठीक, और मुझे उम्मीद है कि आपकी संख्या और बढ़नी चाहिए और हम प्रयास में लगे रहेंगे। देखिए कहा जाता है बच्चों अगर आप मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करेंगे और मेहनत के आधार पर ही आपकी योग्यता कहीं न कहीं साबित होती है। तो एक ऐसा ही चीज़ है, कहा जाता है कि जो हार्ड वर्क होता है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो हमें भी करना है, आपको भी करना है। और नया स्थान, नया समय होने के बावजूद भी हम इस संख्या को ले जाएंगे, कहीं न कहीं 100 के ऊपर ले जाएंगे बच्चों। और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। और चलिए हम क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, चूँकि अगली क्लास भी है आपकी।